हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते के करंट अफेयर आप तक लेकर आऊँगा। सितंबर हफ्ते के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं सारे इस वीडियो में आपको मिलेंगे। लगभग 100 के आसपास करंट अफेयर इसमें कवर किए गए हैं। सारे करंट अफेयर मैंने खुद तैयार किए हैं। ये करंट अफेयर एग्जाम्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको दिमाग में रख के तैयार किए जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें से जो बेस्ट क्वेश्चन है वो इसमें निकाले गए हैं। तो इसमें 14 तारीख की सुबह तक, यानी आज सुबह तक के करंट अफेयर कवर किए गए हैं। अब आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस यूआरएल पर जाना होगा www.facebook.com/गौरव गर्ग एजुकेशन। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम संबंधी जानकारी मिलेगी। बहुत सारे हम क्विज़ और डिबेट्स वगैरह भी फेसबुक पेज पर ऑर्गेनाइज करते रहते हैं समय समय पर, तो उनमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। आपको ये यूआरएल अपने ब्राउज़र में टाइप करना होगा www.facebook.com/गौरव गर्ग एजुकेशन। और हमारा जो पेन ड्राइव कोर्स है वो IBPS PO और क्लर्क के लिए हमने लॉन्च कर दिया है। इसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो एग्ज़ाम को दिमाग में रख के तैयार किया गया है, और SSC CHSL और स्टेनो के लिए भी अब आप इसको अवेल कर सकते हैं। आपको जो स्क्रीन पर लिखा नंबर है ये डायल करना होगा 9716523859, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं gaurav.studyiq@gmail.com। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर। इसमें सबसे पहला सवाल, कौन से प्रतिष्ठित डायरेक्टर को अपने मलयाली सिनेमा इंडस्ट्री में, मलयाली फिल्म इंडस्ट्री में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए JC डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये कौन से मशहूर डायरेक्टर हैं जिन्हें JC डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है मलयालम सिनेमा में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए? इनका नाम है मिस्टर KG जॉर्ज। KG जॉर्ज। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है अवार्ड से। और जितने भी टॉपिक हैं इस साल के सारे मैंने वीडियोस के रूप में आपको अवेलेबल करवा दिए हैं, चाहे वो बुक्स एंड ऑथर हों, चाहे वो अवार्ड्स हों, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो। तो अगर आप उनको देख लेंगे तो रेडीमेड आपके कम से कम 25-30 नंबर कवर हो जाएंगे। भारतीय मूल के वो कौन से बिजनेसमैन हैं जिनको अभी अभी बिजनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कमीशन का मेंबर बना दिया गया है? बिजनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कमीशन का मेंबर कौन से भारतीय मूल के बिजनेसमैन को बनाया गया है? ये जो बिजनेसमैन हैं ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर कंपनी भी चलाते हैं और सिंगापुर में रहते हैं। इनका नाम है सन्नी वर्गीस। सो मिस्टर सन्नी वर्गीस। कौन सी इंडियन राइटर हैं जिन्हें कुमाऊं लिटरेरी फेस्टिवल के फेलोज ऑफ नेचर यानी FON साउथ एशिया शॉर्ट स्टोरी अवार्ड इन नेचर राइटिंग से सम्मानित किया जाएगा? फेलोज ऑफ नेचर साउथ एशिया शॉर्ट स्टोरी अवार्ड जो नेचर राइटिंग के ऊपर है, और ये मिलेगा इन्हें कुमाऊं लिटरेरी फेस्टिवल के अंदर। इन्होंने जो किताब लिखी, इनकी जो कहानी है पीपल ऑफ द सन, पीपल ऑफ द सन के लिए इन्हें ये अवार्ड मिलेगा। इन इंडियन राइटर का नाम क्या है? यह भी क्वेश्चन अवार्ड से है। इनका नाम है मेघना पंत। मेघना पंत। इन्हें यह अवार्ड अक्टूबर के महीने में दिया जाएगा। अभी अभी जो फॉर्चून मैगजीन है उसने दुनिया की 51 सबसे ताकतवर महिलाओं की रैंकिंग निकाली है, जिसमें जो नंबर 1 यानी जो दुनिया की सबसे ताकतवर महिला है वो है मैरी बारा। मैरी बारा कौन है? जनरल मोटर्स की CEO और चेयरमैन है जनरल मोटर्स की। आपको बताना है इन 51 महिलाओं में जो दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाएं हैं इनमें भारतीय कौन है? इनमें अकेली भारतीय जिनका नाम आया है वो कौन है? तो ये हैं पेप्सी को कंपनी की CEO। इनका नाम है इंदिरा नूई। इंदिरा नूई अकेली भारतीय महिलाएं हैं इन 51 महिलाओं में। मशहूर उड़िया एक्ट्रेस झरना दास और मशहूर उड़िया डांस गुरु किशोर कुमार मोहंटी, इन्हें अभी अभी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अपने कंट्रीब्यूशन के लिए। आजीवन जो सम्मान है वो मिला है। आपको बताना है इन्हें कौन सा सम्मान मिला है? गुरु केलुचरण मोहपात्रा अवार्ड, व्यास सम्मान, उड़िया रत्न सम्मान या कलिंगा प्राइज। इन्हें जो अवार्ड मिला है उसका नाम है गुरु केलुचरण मोहपात्रा अवार्ड 2016। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये रैंकिंग है ये सबसे प्रतिष्ठित रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटी के लिए। इनको बोलते हैं क्वाक क्वेरेली सिमॉन्स यानी QS ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये दिखाती है कि दुनिया में जो सबसे अच्छे कॉलेज हैं, सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी हैं वो कौन से हैं। तो जो लेटेस्ट रैंकिंग निकली है QS ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2016-2017, इसके हिसाब से कितनी भारत की यूनिवर्सिटी हैं जो दुनिया की टॉप 100 के अंदर हैं, आपको ये बताना है। टॉप 100 में जो नंबर 1 है पूरी दुनिया में इस रैंकिंग के हिसाब से वो है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT।
और भारतीय यूनिवर्सिटी कितनी है टॉप 100 में? आंसर है 0। कोई भी भारतीय यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है। जो सबसे अच्छी रैंक है भारत में किसी की वो है 152 और ये है IISc बेंगलोर की। अगर टॉप 200 में पूछूं तो आंसर है 3, IISc, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे, लेकिन टॉप 100 में कोई भी नहीं है। अभी अभी 11वां ईस्ट एशियन समिट खत्म हुआ, आपको बताना है ये कहां पर हुआ, ईस्ट एशियन समिट। और इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये कौन सा ईस्ट एशियन समिट था, कौन से नंबर का था, तो आंसर है 11वां ईस्ट एशियन समिट था और ये खत्म हुआ अभी अभी VNTN के अंदर। तो यानी कि आसियान समिट और ईस्ट एशियन समिट एक ही जगह पर हुए दोनों, VNTN, जबकि G20 समिट हुआ चाइना के हंगजाऊ शहर के अंदर। तो VNTN के अंदर हुआ और 11वां ही G20 समिट था। G20 समिट पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, वो भी हिंदी भाषा में है। और ईस्ट एशियन समिट VNTN कहाँ की राजधानी है? लाओस। अभी अभी 50वां लिटरेसी डे मनाया गया। 50वां लिटरेसी डे ये संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी इकाई, कौन सी एजेंसी ने मनाया? 8 सितंबर को ये मनाया गया। तो आपको बताना है ये 8 सितंबर को किसने मनाया, यूनाइटेड नेशंस की किस एजेंसी ने मनाया। और ये मनाया जाता है क्योंकि 50 साल अभी पूरे हो गए वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन ऑन द इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान 1965 के अंदर जो हुआ था वर्ल्ड कांग्रेस, जिसमें तेहरान रिकमेंडेशन हुआ, जिसके हिसाब से इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाने की घोषणा हुई और दुनिया में जो साक्षरता है उसको बढ़ावा देने का जिक्र हुआ। ये पहली बार हुआ था 1965 के अंदर। इसको 50 साल पूरे हुए और ये मनाया जाता है यूनेस्को द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अभी अभी कौन से देश के प्रेसिडेंट जिनका नाम है अब्देल फताह अल सीसी, मैं रिपीट करता हूं नाम, अब्देल फताह अल सीसी, कौन से देश के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, जो भारत दौरे पर आए? 3 दिवसीय यात्रा थी इनकी। तो ये जिस अफ्रीका के देश के प्रेसिडेंट हैं उसका नाम है इजिप्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं मिस्र। इसमें से कौन से राज्य की पुलिस, कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने एक महिलाओं के लिए यानी महिला पुलिस कर्मियों के लिए कंट्रोल रूम वैन स्टार्ट की है? तो टोटल 5 ऐसी वैन स्टार्ट की गई हैं जो सिर्फ महिलाएं इनका जो कार्यभार संभालेंगी। ऑल वुमेन पुलिस कंट्रोल रूम वैन, ये स्टार्ट किया है अभी अभी दिल्ली पुलिस ने। सो आंसर है दिल्ली पुलिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना डेटा दिया है लेटेस्ट। इसके हिसाब से भारत के किस राज्य में लोवेस्ट कन्विक्शन रेट है? लोवेस्ट कन्विक्शन रेट का मतलब होता है कि जब कैदियों को कानूनी तौर पर सजा नहीं मिलती उसको बोलते हैं लो कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब किसी कैदी को सजा मिलना कानून के द्वारा। तो सबसे कम कन्विक्शन रेट भारत के किस राज्य में है? इस राज्य में सिर्फ 9.5% कन्विक्शन रेट है, यानी जितने भी क्राइम दर्ज होते हैं उसमें सिर्फ 9.5% जो क्रिमिनल हैं उन्हें ही सज़ा मिलती है। सिर्फ 9.5 यानी 90% से ज़्यादा छूट जाते हैं। ये राज्य है उड़ीसा। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक और डेटा भी दिया है कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसमें जो स्टोलन गुड्स हैं यानी चुराए हुए जो उत्पाद हैं, चुराई हुई जो चीज़ें हैं वो सबसे कम वापस आती हैं। तो स्टोलन गुड्स जो रिटर्न होते हैं सबसे कम होते हैं महाराष्ट्र में। यह भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र इज़ द वर्स्ट स्टेट टू रिकवर स्टोलन मनी और प्रॉपर्टी, लेकिन उड़ीसा में कन्विक्शन रेट सबसे कम है। इनमें से कौन सा ऐसा क्राइम है जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से भारत में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है? 2015 में 25% बढ़ोतरी हुई है इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा 2015 के अंदर। ये कहा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। कौन सा ऐसा क्राइम है? मर्डर, रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चोरी? तो इसका आंसर है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है जब किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध जब उसे या तो किडनैप करके या उसे कहीं पे ले जाया जाता है और उससे उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाए जाते हैं। ये किसी भी तरह के कार्य हो सकते हैं, जैसे लेबर हो सकता है, बाल मजदूरी हो सकता है, जैसे प्रोस्टिट्यूशन हो सकता है। इसको कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में 25% बढ़ोतरी हुई भारत के अंदर 2015 में। अभी अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जिसको बोलते हैं क्लेanलीनेस इंडेक्स यानी स्वच्छ सर्वेक्षण फॉर रूरल इंडिया। स्वच्छ सर्वेक्षण फॉर रूरल इंडिया, ये इंडेक्स रिलीज हुआ। कब रिलीज हुआ? 8 सितंबर को। इसके हिसाब से भारत के जो 2 सबसे ज़्यादा साफ सुथरे
डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं मंडी और सिंधुदुर्ग। मैं रिपीट करता हूं, मंडी और सिंधुदुर्ग। पहाड़ी एरिया में है मंडी और प्लेन्स वाले एरिया में है सिंधुदुर्ग। आपको बताना है ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये कौन से राज्यों के हैं। तो मंडी है हिमाचल प्रदेश का और सिंधुदुर्ग है महाराष्ट्र का। तो आंसर है सी, मंडी है हिमाचल प्रदेश और सिंधुदुर्ग है महाराष्ट्र। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये डेटा जो आया है ये आया है स्वच्छ सर्वेक्षण फॉर रूरल इंडिया से। ये जो इंडेक्स हुआ था सबसे ज़्यादा जो, और अगर क्वेश्चन आए कि पहाड़ों में सबसे ज़्यादा साफ सुथरा कौन सा है तो आंसर है मंडी और प्लेन्स में है सिंधुदुर्ग। इसी तरह जो स्वच्छ सर्वेक्षण के रिजल्ट आए हैं क्लैनलीनेस इंडेक्स रूरल इंडिया के लिए, उसके हिसाब से भारत के दो सबसे साफ सुथरे राज्य कौन से हैं। नंबर 1 और नंबर 2 दो पोजीशंस किसने ली हैं। ये डेटा रिलीज किया नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO ने। भारत के दो सबसे साफ राज्य हैं सिक्किम और केरल। तो आंसर है सिक्किम एंड केरल। फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्किम है नंबर 1 पे, भारत का सबसे साफ सुथरा राज्य, और दूसरे नंबर पे केरल। और उसी इंडेक्स के हिसाब से तीसरा क्वेश्चन, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। सबसे डर्टी यानी जो क्लैनलीनेस इंडेक्स में सबसे नीचे कौन सा राज्य है, यानी सबसे डर्टी जो दो राज्य हैं उनके नाम क्या हैं, जिन्होंने सबसे लो परफॉर्म किया क्लैनलीनेस इंडेक्स के अंदर। ये भी डेटा रिलीज किया NSSO ने। ये दो राज्य कौन से हैं? ये दो राज्य हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड। यस, द आंसर इज छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा जो किडनैपिंग और एब्डक्शन होते हैं? किडनैपिंग और एब्डक्शन के केस जो 2015 में 11,999 थे, किस राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा किडनैपिंग होती हैं और एब्डक्शन होते हैं? तो किसी को उसकी इच्छा के विपरीत उठा कर ले जाना और फिर उससे फिरौती की मांग करना, उसको बोलते हैं किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। तो 11,999 लगभग 12,000 हुए इस राज्य के अंदर। ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर मैं बात करूं कि पर 1 लाख ऑफ द पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस में है तो आंसर है दिल्ली। मैं रिपीट करता हूं, सबसे ज़्यादा जो भारत के अंदर किडनैपिंग हुई वो यूपी में हुई, लेकिन और दिल्ली तीसरे नंबर पे था। लेकिन पर 1 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा हुई। तो दिल्ली के अंदर हर 1 लाख लोगों में 37 किडनैपिंग के केस हुए। तो दिल्ली ओवरऑल किडनैपिंग में थर्ड था, लेकिन पर 1 लाख ऑफ द पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 1 था। उस ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल का क्या नाम है जो अभी अभी कमीशन हुआ है? ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल, ये कौन सा, ये जहाज कौन सा है जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में कमीशन हुआ है? इसका नाम क्या रखा गया है? ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल है ये। पेट्रोलिंग मतलब होता है निगरानी रखना, और इसका नाम रखा गया है सारथी। सारथी। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अभी अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर पेंशन स्कीम निकाली है? कंस्ट्रक्शन वर्कर पेंशन स्कीम। इस स्कीम के हिसाब से जो इस राज्य में जो रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा, उनको पेंशन दी जाएगी रिटायरमेंट के बाद। तो उनको 60 साल की उम्र के बाद दिए जाएंगे, उनको 500 रुपीज़ दिए जाएंगे 80 साल के बाद, और 60 साल के बाद दिए जाएंगे 300 रुपीज़। ये दिए जाएंगे उन्हें पर मंथ। मैं रिपीट करता हूँ, 300 रुपये पर मंथ इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी जितने भी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं 60 साल के बाद, और 500 रुपये मिलेंगे पर मंथ इन्हें 80 साल की उम्र के बाद। तो आपको बताना है ये स्कीम कौन से राज्य में लॉन्च हुई है। इसका नाम है कंस्ट्रक्शन वर्कर पेंशन स्कीम। इसको लॉन्च किया नवीन पटनायक ने, और नवीन पटनायक किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा। इनमें से कौन से देश के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं 15 सितंबर को? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस देश से हमारे रिश्ते बहुत खराब चल रहे हैं पिछले कुछ समय से, और इस देश के प्रधानमंत्री का भारत आना एक पॉजिटिव साइन है। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। ये देश है नेपाल। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? नेपाल के प्रधानमंत्री जो नए बने हैं उनका नाम है मिस्टर पुष्प कमल, और इनका जो असली नाम, मतलब जो जिस नाम से ये पॉपुलर है वो है प्रचंड। प्रचंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टर पुष्प कुमार दहल। मिस्टर पुष्प कुमार दहल। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मिस्टर पुष्प कमल। पुष्प एक फूल और कमल, लेकिन के से कुमार कर देना, और जो ये कमल का एम है ये हो गया दहल।
तो ये एक याद रखने का तरीका है। पुष्प कुमार दहल वैसे नाम है, लेकिन इनका जो नाम है वो है, जिस नाम से ये पॉपुलर है वो है प्रचंड। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्वीट भी किया उसके अंदर भी प्रचंड नाम को इन्वर्टेड कॉमा में रख के ट्वीट किया था। तो इनका जो पॉपुलर नाम है वो है प्रचंड। एक एटीएम बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है एनसीआर कॉरपोरेशन। एनसीआर कॉरपोरेशन भारत के अंदर लगभग 2.2 लाख एटीएम है। 2,20,000 एटीएम है भारत के अंदर। इसमें से लगभग 1 लाख एटीएम बनाए हैं इस कंपनी ने, एनसीआर कॉरपोरेशन। आपको बताना है इस कंपनी के एमडी और सीईओ कौन है। इस कंपनी के एमडी और सीईओ कौन है? इस कंपनी के एमडी और सीईओ का नाम है मिस्टर नवरोज दस्तूर। भारत में 48% लगभग मार्केट शेयर है इस कंपनी का एटीएम बनाने के अंदर। मिस्टर नवरोज दस्तूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी है अमेरिका की। HDFC एर्गो, बात हो रही है इंश्योरेंस की। HDFC एर्गो ने कौन सी कंपनी खरीद ली है? इस कंपनी के 100% शेयर खरीद लिए हैं, एक्वायर कर लिए हैं। इस कंपनी का नाम क्या है? ये एक आसान सवाल है। इस कंपनी का नाम है लार्सन एंड टूब्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो HDFC एर्गो ने खरीद ली है लार्सन एंड टूब्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये क्वेश्चन आपको मेरा जो बैंकिंग अवेयरनेस है अगस्त का, उसके अंदर भी डिटेल में मिल जाएगा। तो ये जो खरीदा है 551 करोड़ रुपए में ये कंपनी खरीदी है, लार्सन एंड टूब्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। इसमें से कौन सा ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जिसने अभी अभी सेबी के पास पेपर ड्राफ्ट किए हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए, यानी आईपीओ के लिए? आईपीओ के लिए कौन से भारत के स्टॉक एक्सचेंज ने अपने पेपर फाइल किए हैं सेबी के पास? ये भारत का नहीं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इस पर लिस्टेड हो चुकी हैं। इस स्टॉक एक्सचेंज का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से किस व्यक्ति को पंगोर डायलॉग अवार्ड मिला है? पंगोर डायलॉग अवार्ड मलेशिया के अंदर। मलेशिया के अंदर पंगोर डायलॉग अवार्ड किसको मिला है? यह मिला है नागालैंड के मुख्यमंत्री TR ज़ेलियांग को। TR ज़ेलियांग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। TR ज़ेलियांग को यह अवार्ड क्यों मिला है? इन्हें यह अवार्ड दिया गया है अपने एफर्ट्स के लिए, स्टेट में जो एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन है उसके लिए ये दिया गया है। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसे बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट अवार्ड मिला है? हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग ट्रीज। आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग ट्रीज। तो आप ट्रीज का कोई भी हिस्सा उगाते हैं वो हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है, चाहे वो फल हो, फूल हो, पुष्प हो, ट्रीज हो, ये सब हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। वेजिटेबल्स, हालांकि इनके कुछ अलग अलग स्पेशलाइज्ड नाम भी हैं, जैसे ओलेरिकल्चर, इसके विभाजन है वो हॉर्टिकल्चर के। तो हॉर्टिकल्चर एक थोड़ी बड़ी इकाई है। इसका मतलब है जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, उन्हें उगाने का विज्ञान, उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। तो बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट अवार्ड मिला है। और इतना ही नहीं, ये राज्य दुनिया की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर मंडी बना रहा है, जो बनेगी गन्नौर में। गन्नौर कहाँ है? गन्नौर है सोनीपत। तो अब आप समझ गए होंगे राज्य कौन सा है। ये राज्य है हरियाणा। और सोनीपत वैसे हरियाणा का हिस्सा है, लेकिन नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर आता है। 4 ऐसे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं जो NCR में आते हैं: गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर। नासा ने एक अपना मिशन शुरू किया है। एक एस्टेरॉयड है। एस्टेरॉयड क्या होता है? एस्टर मतलब होता है स्टार, और अगर किसी भी शब्द के पीछे हम ऑयड लगा देते हैं मतलब स्टार जैसा, यानी तारे जैसा। तारे जैसा है एक जिसका नाम है एस्टेरॉयड है जिसका नाम है बेनू। बेनू के ऊपर नासा अपना एक स्पेसक्राफ्ट छोड़ेगा और ये बेनू से कुछ सैंपल्स लेकर आएगा, जिससे ये पता चल सकेगा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, दुनिया कैसे शुरू हुई, लाइफ कहाँ से आई, इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। ये जो मिशन है ये $800 मिलियन का मिशन है, यानी लगभग आप इसको कह सकते हैं 5,000 करोड़ रुपए का ये मिशन है। और ये जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ ये हुआ केप कैनावेरल एयर फोर्स स्टेशन अमेरिका से। इस में जो स्पेसक्राफ्ट छोड़ा है उसका नाम पूछा है। तो जो स्पेसक्राफ्ट छोड़ा है उसका नाम है ओसिरिस रेक्स। ओसिरिस रेक्स। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने एक MOU साइन किया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ, जिसके हिसाब से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ये 50 आदर्श और उत्कर्ष विद्यालय, मैं रिपीट करता हूं, 50 आदर्श और उत्कर्ष विद्यालय को अडॉप्ट करेंगे, जिससे जो शैक्षिक आधारित संरचना है, यानी जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो राज्य के अंदर अच्छा हो सकेगा। तो ये MOU एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ किसने साइन किया है? ये साइन किया है राजस्थान ने। अभी
पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं। जब पैरा ओलंपिक्स खत्म होंगे तो जैसे मैंने रियो ओलंपिक्स का एक वीडियो लेकर आया था, पैरा ओलंपिक्स का भी एक रिव्यू वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन आपको यह बताना है भारत का पहला गोल्ड मेडल पैरा ओलंपिक्स में किसने जीता। अब तक ये क्वेश्चन बहुत आम हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी जो पैरा ओलंपिक्स के विनर हैं बहुत फ्रिक्वेंटली शेयर किए जा रहे हैं। तो भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता मरियप्पन थंगवेलु ने, मरियप्पन थंगवेलु। और मरियप्पन थंगवेलु ने कौन से खेल के लिए जीता ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जीता हाई जंप के लिए, हाई जंप। दीपा मलिक ने सिल्वर मेडल जीता और ये पहली महिला बनी सिल्वर मेडल जीतने वाली पैरा ओलंपिक्स के अंदर। और अभी कल ही जीता है देवेंद्र झाझरिया ने गोल्ड मेडल, इन्होंने जीता है जेवलिन थ्रो के लिए, जेवलिन थ्रो। और दीपा मलिक ने जीता है गोला फेंकने के लिए यानी शॉट पुट के लिए। तो ये सारे आपको याद रखनी है चीज़ें पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स भी हो रहे हैं ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर के अंदर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने एनएसएसओ सैनिटेशन सर्वे में टॉप किया है, टॉप किया है, नंबर 1 कौन सा है। तो मैंने आपको 2 बताए थे, 2 में जो सबसे साफ सुथरे थे सिक्किम और केरल, लेकिन नंबर 1 कौन सा है, सिक्किम या केरल। तो आंसर है सिक्किम। जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने एक दीवारों पे लिखा था जगह जगह कश्मीर के अंदर कि अगर कोई लड़की स्कूटर चलाती हुई पकड़ी गई तो उसे जला दिया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में जो वहाँ की सीएम है महबूबा मुफ्ती ने एक स्कीम लॉन्च की, सीएम स्कूटी स्कीम। इसमें उन्होंने लगभग 300 लड़कियों को स्कूटर गिफ्ट किए, जिससे एक ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन वही है कि सीएम स्कूटी स्कीम कौन से राज्य के अंदर लॉन्च हुई है। सीएम स्कूटी स्कीम लॉन्च हुई जम्मू कश्मीर के अंदर। इनमें से कौन से राज्य ने की सरकार ने ट्विटर सेवा लॉन्च करी है। इसके अंदर 122 ट्विटर हैंडल बनाए हैं और लगभग मैं चेक कर रहा था परसों ही, तो 3000 लोग ऑलरेडी ट्विटर पर इसको फॉलो कर रहे हैं। तो जिससे कौन से राज्य, इस राज्य की जो पुलिस है वो सिटीजन से कनेक्ट हो सके। ये राज्य है उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सी भारत की स्कीम है जिसमें 77 करोड़, मैं रिपीट करता हूं, 77 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे जाएंगे। 77 करोड़ जो बल्ब हैं उनकी जगह रिप्लेस किए जाएंगे एलईडी बल्ब। तो ये स्कीम का क्या नाम है आपको ये बताना है। और जो अभी रिसेंटली फिगर दिए हैं पावर मिनिस्ट्री ने, 15 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे जा चुके हैं। मैं रिपीट करता हूं, टारगेट है 77 करोड़, 15 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो इस स्कीम का नाम है उजाला, उजाला। और एग्ज़ाम में आपसे उजाला की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। उजाला की फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। मैं रिपीट करता हूँ, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, यानी शॉर्ट में उजाला। उजाला स्कीम में हम 77 करोड़ एलईडीज बांटेंगे। और दूसरी बात, ये दुनिया की सबसे बड़ी एलईडी प्रोग्राम है रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए। इनमें से मध्य प्रदेश राज्य का नया गवर्नर कौन बना है। मध्य प्रदेश राज्य का जो अतिरिक्त कार्यभार है वो किसको दिया गया है। ये ऑलरेडी एक राज्य के गवर्नर हैं, ये गुजरात के गवर्नर हैं, इनका नाम है ओपी कोहली। ओपी कोहली गुजरात के गवर्नर हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ने इन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया है मध्य प्रदेश का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से भारत के किस राज्य में लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जिसे कहते हैं लीगो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। और ये दुनिया की सिर्फ तीसरी ऐसी लेबोरेटरी है, और इससे पहले जो 2 हैं वो हैं अमेरिका के अंदर, अमेरिका के बाहर ये दुनिया की पहली लेबोरेटरी और दुनिया की तीसरी लेबोरेटरी है। और ये कौन से राज्य ने लॉन्च की है, ये लॉन्च कहाँ पर हुई है, आपको लोकेशन भी बतानी है। ये लॉन्च हुई है औंध में, ये बनेगी औंध में। औंध कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जिले में है हिंगोली, और हिंगोली कहाँ पर है, महाराष्ट्र। सो आंसर है महाराष्ट्र। इनमें से आईआईएसएफ यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ने कौन से शूटर को सम्मानित किया है अपने कंट्रीब्यूशन के लिए। आईआईएसएफ ने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ शूटिंग के फील्ड में किस शूटर को सम्मानित किया है। जीतू राय, हिना सिद्धू, राज्यवर्धन सिंह राठौर या पवन सिंह। तो जो सम्मानित किया है आईएसएफ ने वो किया है पवन सिंह को। पवन सिंह कौन है, पवन सिंह मशहूर कोच हैं, शूटिंग के कोच हैं
पवन सिंह। इनमें से कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 MBPS का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो दिया है 6000 गांव के अंदर? BSNL का कंपनी का कनेक्शन होगा, भारत संचार निगम लिमिटेड जो कि सरकारी कंपनी है, उसका कनेक्शन है 2 MBPS का। कौन 6000 गांव के अंदर कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने ये दिया है? ये दिया है गुजरात के मुख्यमंत्री ने। और गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, ये भी एग्जाम में जरूर आएगा। इनका नाम है विजय रूपानी। आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद बने विजय रूपानी। तो ये राज्य कौन सा है? गुजरात। इनमें से अभी अभी आसियान समिट खत्म हुई है जो वियंटियान लाओस के अंदर। आपको बताना है उसका थीम क्या था। आसियान का थीम क्या था? आसियान में कितने मेंबर हैं ये आप जानते हैं? आसियान जब बना था तो 5 मेंबर थे, लेकिन जब आसियान जैसे जैसे बढ़ा उसमें 5 और जुड़ गए, टोटल मेंबर है 10। इंडिया आसियान का हिस्सा नहीं है, मेंबर नहीं है। हालांकि हमारी इससे जो बिजनेस डील है, लेकिन हम इसके मेंबर नहीं हैं, आसियान के मेंबर नहीं हैं। सो ये भी आपको याद रखना है। और आसियान बना क्यों था ये भी आपको पता होना चाहिए। आसियान बना था कि ये जो देश हैं, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, लाओस, वियतनाम, सिंगापुर वगैरह, ये सब आपस में अपने मसले खुद ही सुलझा लें, बाहर के देश इनमें जो इंटरफेयर हैं वो ना करें। आसियान समिट पर भी एक वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। सो इसका जो थीम था वो था टर्निंग विजन इनटू रियलिटी फॉर अ डायनेमिक आसियान कम्युनिटी। टर्निंग विजन इनटू रियलिटी फॉर अ डायनेमिक आसियान कम्युनिटी। इनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसने 6 प्रपोजल्स को मंजूरी दी है, जिससे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए। जो स्टार्टअप हैं, जो नवीन उद्योग हैं, नूतन उद्योग जिन्हें नए बिजनेस कहते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए सेंटर ने बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको बताना है ये विज्ञान और तकनीक का जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, इसने जो स्कीम शुरू की है इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है निधि। निधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और निधि की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। आपको कमेंट्स में लिख के बताना है नीचे कि निधि की फुल फॉर्म क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी कितने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है? तो इसका जो नंबर है, मैं पहले आपको इनके नाम बता देता हूँ जल्दी जल्दी। इनका नंबर वैसे 5 है और इनके नाम है सिमको कंसल्टेंट, आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, सिमको कंसल्टेंट। दूसरा है लनकड, LUNKAD, लनकड सिक्योरिटी। तीसरा है राजवीर मार्केटिंग। चौथा है क्रिस्टल इन्वेस्टमेंट। और पांचवा है श्री जया इन्वेस्टमेंट। श्री जया इन्वेस्टमेंट। तो ये है 5 कंपनियां। और 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया है। तो उन्होंने अपना जो सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो खुद ही सरेंडर कर दिया है, RBI को कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनके नाम है टेक्सास रिसोर्सेज और विवेक व्यापार। टेक्सास रिसोर्सेज और विवेक व्यापार। इसके अलावा RBI ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। RBI ने 11 बैंक्स को, 11 जो कंपनी है उन्हें परमिशन दी थी पेमेंट्स बैंक खोलने के लिए। जैसे पेटीएम है, एयरटेल है, कोटक महिंद्रा है, ये सब खोल रहे हैं पेमेंट्स बैंक। तो 11 जिनको परमिशन दी थी उनमें से 3 ने अपना नाम वापस ले लिया है। तो अभी तक जो नंबर बचा है वो है 8। यानी कितने पेमेंट बैंक खुलेंगे? 8। सबसे पहला कौन सा खुलेगा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसको सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारा मार्केट रेगुलेटर है, जो म्यूचुअल फंड भी देखता है, सेबी, सेबी से अप्रूवल मिल गया है IPO के लिए? इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को अप्रूवल मिल गया है सेबी से IPO के लिए? ये कंपनी है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ये पहली कंपनी, ये पहली बार है जब किसी इंश्योरर को भारत के अंदर IPO की परमिशन मिली है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सा बैंक है जो अपना कार्यभार कम करने के लिए, अपने जो ऑपरेशन है उसे चैनलाइज करने के लिए, मॉड्यूलेट करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल करेगा? रोबोट्स का इस्तेमाल अब कौन सा बैंक करेगा? रोबोट्स का इस्तेमाल करेगा ICICI बैंक। ICICI बैंक। और ICICI बैंक के हिसाब से अगर वो रोबोट्स का इस्तेमाल करेगा तो इससे 60% टाइम कम वेस्ट होगा। इनमें से कौन सा देश है जिसने पश्चिमी ताकत जैसे अमेरिका वगैरह की वार्निंग के बावजूद अपना 5वां न्यूक्लियर टेस्ट किया है? इतना ही नहीं, इस देश में इतनी ताकत है, इतने गट्स हैं कि इसने अमेरिका को कहा है कि इसको कंट्री को एक न्यूक्लियर स्टेट रिकॉग्नाइज किया जाए। ये अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन है आज के समय में। इसका नाम है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने अपना 5वां न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है। नॉर्थ कोरिया के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनका नाम है किम जोंग उन। इनसे पहले थे इनके पापा किम जोंग
इल और उससे पहले थे उनके पापा किम जोंग संग। तो ये एक के बाद एक तानाशाह हैं जो इस देश को चलाते हैं और अपनी मर्जी से चलाते हैं, सबसे कटे हुए हैं, इनको हर्मिट किंगडम भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा बैंक है जिसको मिला है डन एंड ब्रैडस्ट्रीट बैंकिंग अवार्ड? आई रिपीट, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट बैंकिंग अवार्ड 2016 कौन से बैंक को मिला है? विट्ठल शामराव बैंक जो महाराष्ट्र का बैंक है, कैनरा बैंक जो कर्नाटका का बैंक है, बैंक ऑफ कर्नाटका या साउथ इंडियन बैंक? ये मिला है कैनरा बैंक को। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बैंकिंग अवेयरनेस। कैनरा बैंक को मिला है डन एंड ब्रैडस्ट्रीट बैंकिंग अवार्ड। ये बेसिकली इसे मिला है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए और बेस्ट रिटेल परफॉर्मर के लिए ये अवार्ड मिला है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है? जो बैंक हैं उन्हें कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनको प्रायोरिटीज देनी होती है, जैसे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं, एजुकेशन है। गवर्नमेंट ने मिस्टर जयंत पुरुषोत्तम गोखले को इनमें से कौन से बैंक का डायरेक्टर नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है? ये चारों ही बैंक कर्नाटक के हैं, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ कर्नाटका, विजय बैंक और सिंडिकेट बैंक, चारों ही बैंक कर्नाटक के हैं। जिस बैंक के डायरेक्टर मिस्टर जयंत बनेंगे वो है सिंडिकेट बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2100 करोड़ रुपए रेज करेगा। ये बेसल 3 कंप्लायंट परपेचुअल बॉन्ड्स कौन से बैंक को देगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2100 करोड़ रुपए के परपेचुअल बॉन्ड्स कौन से बैंक को देकर अलॉट करके 2100 करोड़ रुपए रेज करेगा? और ये सारे बॉन्ड्स बेसल 3 कंप्लायंट है। इंडिया भी बेसल 3 कंप्लायंट है। इंडिया को जो बेसल 3 के नॉर्म्स हैं 2019 तक सारे पूरे करने हैं। सो आप बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 को पढ़ सकते हैं डिटेल के अंदर, इनके क्या क्या प्रोविज़न थे और इंडिया और बेसल के बीच में, बेसल में जो ट्रीटी साइन हुई थी बेसल 1, 2 और 3, उनमें क्या रिलेशन है। ये बैंक है येस बैंक। सो SBI रेज करेगा 2100 करोड़ रुपीज़ येस बैंक से। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपनी, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए, ये बहुत महंगे प्रोडक्ट बिकेंगे इस वेबसाइट पर, इसका नाम है क्यूरोकार्ट। ये कंपनी शुरू की अभी अभी किसने? इस कंपनी का विमोचन किया, इस कंपनी को शुरू कौन करेगा? 4 ऑप्शन है, अनन्या बिरला, रतन टाटा, कुमार मंगलम बिरला और साइरस मिस्त्री। तो ये करेंगी अनन्या बिरला शुरू करेंगी। अनन्या बिरला जो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं, कुमार मंगलम बिरला उनकी बेटी हैं अनन्या बिरला। क्यूरोकार्ट के ऊपर लग्जरी प्रोडक्ट बिकेंगे जिनकी कम से कम कीमत होगी 7000 रुपये। इनमें से कौन सा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है? इसरो ने एक मौसम विभाग की सैटेलाइट लॉन्च करी है जिसका नाम है इनसैट 3DR। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, इनसैट 3DR। तो इसको ले जाने वाली लॉन्च व्हीकल कौन सी है? इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है GSLV F05। जो रॉकेट है जो इसे लेके जाएगा उसका नाम है GSLV F05। सो आंसर इज फर्स्ट। स्वदेश दर्शन स्कीम के लिए हमारी जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसने कितना पैसा अलॉट किया है? स्वदेश दर्शन स्कीम के लिए, स्वदेश दर्शन के जो स्कीम है इसके लिए 450 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है। इसमें जो हमारी हेरिटेज सर्किट है वो तैयार होगी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में, और जो रामायण सर्किट है वो उत्तर प्रदेश में होगी, और नॉर्थ ईस्ट सर्किट है वो सिक्किम, और कोस्टल सर्किट होगी तमिलनाडु के अंदर। तो इसके पे खर्च किया जाएगा 450 करोड़ रुपए। भारत के कौन से शहर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस का पहला एडिशन होस्ट किया गया? इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है जब आप इंटरनेट की मदद से जो स्मार्ट डिवाइसेज हैं उनके थ्रू, उन पे इंटरनेट यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अगर आपको घर का मान लीजिए दरवाज़ा बंद करना है तो आप इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। इसे बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है और आने वाले समय में हाउ इट इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो इंडिया कांग्रेस का पहला एडिशन था वो अभी अभी होस्ट हुआ बेंगलोर के अंदर। एक सवाल इसमें और आ सकता है कि भारत के जो IT मिनिस्टर हैं वो कौन है? हमारे जो मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, उनका नाम है रविशंकर प्रसाद। अभी अभी एक देश के साथ हमने एक मिलिट्री एक्सरसाइज करी है। आप पूरा अगर साल में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज किस देश के साथ हुई है और डिफेंस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ जानना चाहते हैं तो मेरा डिफेंस न्यूज़ का वीडियो देख सकते हैं जो मैंने अभी पिछले हफ्ते ही पोस्ट किया है। तो हमारी एक बाईलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हुई अभी अभी जिसका नाम है प्रबल दोस्तेक 16। ये किस देश के साथ भारत की हुई है? ये देश कौन सा है जिसके साथ हमने ये एक्सरसाइज की है? ये एक्सरसाइज 3 सितंबर को शुरू हुई और ये हुई कजाकिस्तान के साथ
कजाकिस्तान के अंदर 17 तारीख तक ये चलेगी। इनमें से कौन सा देश है जो पहला देश बना जिसके साथ भारत ने ओपन स्काईज एग्रीमेंट साइन किया है? इस एग्रीमेंट के हिसाब से भारत इस देश में कितनी भी नंबर ऑफ फ्लाइट्स उड़ान भर सकता है और किसी भी स्थान पर उड़ान भर सकता है। तो ये ऐसा करने वाला ये पहला देश है जिसके साथ भारत ने साइन किया है ओपन स्काई एग्रीमेंट। ये देश है ग्रीस। टाटा हाउसिंग, टाटा हाउसिंग ने इनमें से कौन से बैंक के साथ एक अनुबंध किया है, एक कोलैबोरेशन किया है, जिससे इजी फाइनेंस हो सकें? जो होम्स हैं, जो घर है, उसके लिए बेसिकली जो हाउसिंग लोन्स हैं वो इजीली एनेबल करने के लिए टाटा हाउसिंग ने कौन से बैंक के साथ एक टाई अप किया है? ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। इनमें से कौन सा ऐसा ऑस्ट्रेलिया का टापू है, आइलैंड स्टेट है, जिसने केरला के साथ, केरल राज्य के साथ एक कोलैबोरेशन किया है और ये इस केरला की मदद करेगा स्किल डेवलपमेंट के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर और टूरिज्म के अंदर? तो ये आइसलैंड स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसका नाम क्या है? रिकी पॉन्टिंग, ग्रहम गुज, कई सारे जो खिलाड़ी हैं यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया और रिकी पॉन्टिंग इस आइलैंड स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इसका नाम है तस्मानिया। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन और MD कौन बने हैं? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको कहते हैं UCIL। यूरेनियम आप जानते हैं नाभिकीय ऊर्जा के लिए ज़रूरी है। भारत में यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जितने भी ऐसे एलिमेंट हैं जिनसे नाभिकीय ऊर्जा बनती है, उसके भंडार कम है। इसलिए हमें ये दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है न्यूक्लियर डील साइन करके, जैसे हम खरीदते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों से खरीदते हैं और इनका रोल काफ़ी अहम रहेगा। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन है? जितनी भी पब्लिक सेक्टर की इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट रहती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। इनका नाम है CK असनानी, CK असनानी। अल्जीरिया देश के लिए भारत का राजदूत किसे बनाया गया है? नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अल्जीरिया, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। इनका नाम है सतबीर सिंह, सतबीर सिंह। इनमें से भारत की कौन सी IT कंपनी है जिसने एक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जीता है नॉर्वे की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन कंपनियों में से एक, जिसका नाम है NSB ग्रुप? NSB ग्रुप ने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भारत की कौन सी IT कंपनी को अवार्ड किया है? ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है TCS और इन्फोसिस के बाद। इसका नाम है विप्रो, विप्रो। अभी अभी ये किताब लिखी गई है जो अरुणाचल प्रदेश में एक ट्राइब के बारे में है, जो वहाँ पर ट्राइब रहती है उसके बारे में है। और इस किताब के लिए इनटू द हिडन वैली किताब का नाम है। किताब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरा बुक्स एंड ऑथर्स का वीडियो देख सकते हैं। जनवरी से लेकर अगस्त तक के 2 वीडियो हैं बुक्स एंड ऑथर पे। उनमें सारी बुक्स इस किताब की, इस साल की जो जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, जितनी भी, सब उसमें अवेलेबल हैं। बहुत आसानी से आप उसमें बुक्स एंड ऑथर पढ़ सकते हैं। इनटू द हिडन वैली ये अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब की कहानी है। इसके लिए इसे मिला है MM बेनेट अवार्ड। आपको बताना है इस किताब के इनटू द हिडन वैली के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक हैं स्टुअर्ट ब्लैकबर्न, स्टुअर्ट ब्लैकबर्न। इनमें से कौन सी ऐसी पहली भारत की महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता मिली है? ये पहली वुमेन क्रिकेटर हैं जिन्हें मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब की मेंबरशिप मिली है। ये हैं पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान अंजुम चोपड़ा, अंजुम चोपड़ा। भारत में जो यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर और पार्लियामेंट्री अफेयर, अनंत कुमार, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, इस ब्रिक्स वेलनेस वर्कशॉप का इनॉग्रेशन किया। और अनंत कुमार आप जानते हैं कौन से राज्य के हैं? सो आंसर है बेंगलुरु, बेंगलुरु। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनका नाम है श्रीपद येसो नायक। ये सवाल भी जरूर आएगा, श्रीपद येसो नायक। A से आयुर्वेदा, Y से योगा, U से यूनानी, S से सिद्धा और H से होम्योपैथी। इन 5 चीज़ों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाई हुई है आयुष। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कंक्लेव अभी अभी शुरू होगी अक्टूबर 3 को सारनाथ के अंदर। सारनाथ वो जगह है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था, जिसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। आपको बताना है कि ये सारनाथ कहाँ पर है, भारत के किस राज्य में है सारनाथ? सारनाथ है उत्तर प्रदेश के अंदर। इंडो US इकोनॉमिक समिट 13 सितंबर को यानी कल ही शुरू हुई कहाँ पर? इंडो US इकोनॉमिक समिट 2 दिवसीय समिट है ये शुरू हुई नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली। रामदेव
पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क बना रहे हैं मिहान के अंदर। मिहान कहाँ पर है, किस शहर के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ पड़ता है मिहान। ये है महाराष्ट्र के अंदर, और ये चारों ऑप्शन भी महाराष्ट्र के हैं, मुंबई, नागपुर, थाने और पंधारपुर। आंसर है नागपुर। नागपुर के पास मिहान में बन रहा है पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क। हैकर रैंक के हिसाब से दुनिया के 2 ऐसे कौन से देश हैं जो सबसे अच्छे, जिनके पास वर्ल्ड्स बेस्ट डेवलपर हैं, यानी वर्ल्ड्स बेस्ट डेवलपर कौन से 2 कंट्रीज हैं? ये 2 कंट्री हैं चाइना और रशिया। चाइना और रशिया, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी, सीबीडीटी ने इनमें से कौन सी सुविधा लॉन्च की है जिससे जो इनकम टैक्स से रिलेटेड कंप्लेन है उनको सुलझाया जा सके, उनका निवारण किया जा सके? तो इसका नाम ही रखा है ई निवारण, इलेक्ट्रॉनिक निवारण। इनमें से किसको तमिल रत्न अवार्ड मिला है? अभी अभी तमिल रत्न अवार्ड अमेरिका के अंदर, ये वहाँ की जो एनआरआई कम्युनिटी है उन्होंने दिया। तमिल लोग जो यूएस में रहते हैं, तमिल डायस्पोरा, उन्होंने दिया तमिल रत्न अवार्ड करप्शन से लड़ने के लिए और जो गवर्नेंस है उसमें पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए। ये अवार्ड मिला सुब्रमण्यम स्वामी को, बीजेपी के राज्यसभा मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी। इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर यानी आईसीएफए ने इनमें से किस राज्य को अवार्ड दिया बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का अवार्ड? इस राज्य ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छे कदम उठाए, इसके लिए इसे मिला बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड। ये अवार्ड मिला है उड़ीसा को। सो उड़ीसा ऑप्शन में नहीं है, आप एक ऑप्शन लिख सकते हैं, उड़ीसा को यह अवार्ड दिया गया है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, क्योंकि उड़ीसा जनरली हम जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं हरियाणा की या पंजाब की, लेकिन उड़ीसा को यह अवार्ड मिला है एग्रीकल्चर में बढ़ावा देने के लिए। यूएस ओपन टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला होता है साल के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा खेला जाता है फ्रेंच ओपन क्ले के ऊपर, तीसरा खेला जाता है विंबलडन घास के ऊपर, और चौथा होता है यूएस ओपन। आपको बताना है यूएस ओपन किसने जीता है। तो यूएस ओपन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक मेंस में किसने जीता है, दूसरा वुमेन्स में किसने जीता है, और तीसरा जो डबल है उसमें किसने जीता है। मिक्स डबल भी पूछ सकते हैं, लेकिन जनरली मिक्स डबल नहीं पूछा जाता है, मिक्स डबल और वुमेन्स डबल नहीं पूछा जाता है। तो यूएस ओपन जीता है एंजेलिक कर्बर ने। एंजेलिक कर्बर जर्मनी की हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और मेंस में किसने जीता है, ये एक उलटफेर हुआ, क्योंकि दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को हराया स्टैन वेवरिंका ने। स्टैन वेवरिंका स्विट्जरलैंड के हैं, स्विट्जरलैंड, तो इन्होंने नोवाक जोकोविच को फाइनल में हरा दिया। और अगला क्वेश्चन, यूएस ओपन के अंदर डबल्स टाइटल किसने जीता है? डबल्स टाइटल ये जीता जेमी मुर्रे और ब्रूनो सोआरेज ने, जो ब्रिटेन के हैं, जेमी मुर्रे एंड ब्रूनो सोआरेस। अभी अभी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो अमेंडमेंट नंबर 122 था वो पास हुआ, और जीएसटी काउंसिल बना है एक। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन किसे बनाया गया है? ये हमारे कैबिनेट ने अप्रूव किया है। जीएसटी काउंसिल के जो चेयरमैन होंगे वो होंगे हमारे वित्त मंत्री, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इनमें से सरकार ने एक कमेटी बनाई है, ये कमेटी उन लोगों को आइडेंटिफाई करेगी, उन लोगों की पहचान करेगी जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। इस कमेटी को हेड कौन करेंगे? इस कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया गया है? इस कमेटी की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी हैं, इनका नाम है अरविंद पंगरिया। अरविंद सुब्रमण्यम हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं, और अशोक लवासा हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। रिसेंटली हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसने डाक विभाग से रिलेटेड कंप्लेंट्स को सुलझाने के लिए एक टोल फ्री नंबर दिया है। ये टोल फ्री नंबर क्या है? डाक विभाग से रिलेटेड जो कंप्लेन है उन्हें सुलझाने के लिए एक नंबर दिया गया है। ये नंबर है 1924। इनमें से कौन सा देश है जिसने चाइना के साथ मिलकर अभी अभी नेवल ड्रिल किए, यानी अपनी जल सेना का अभ्यास किया साउथ चाइना सी के अंदर? साउथ चाइना सी पे हमारा एक स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुका है, वो आपको बताएगा कि साउथ चाइना सी में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं। चाइना और जापान के बीच ईस्ट चाइना सी में प्रॉब्लम चल रही हैं, और साउथ चाइना सी में चाइना और बाकी देशों के बीच प्रॉब्लम चल रही हैं, जैसे चाइना और भारत में प्रॉब्लम चल रही है, चाइना और वियतनाम में प्रॉब्लम चल रही है, चाइना और जापान में। तो इस तरह से साउथ चाइना सी पूरा कवर किया गया है, उसके अंदर आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। तो चाइना के साथ जिस देश ने जल
अपनी जल सेना का अभ्यास किया वो है रशिया। रशिया। किस देश की रेलवेज ने 20,000 किलोमीटर की पटरी बिछाकर हाई स्पीड रेलवेज के लिए 20,000 किलोमीटर की पटरी बिछाई? अभी इसकी जो पटरी है वो 20,000 किलोमीटर पूरी हो चुकी है और इसी के साथ ये बन गया है दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन नेटवर्क। तो कौन सा देश है ये बुलेट ट्रेन के लिए 20,000 किलोमीटर की पटरियां बिछा चुका है? ये देश है चाइना। चाइना। अभी अभी एक देश के अंदर एक बहुत ही ऊंचा ब्रिज बना है जिसका नाम है बीपंजियांग ब्रिज। मैं रिपीट करता हूं, बीपंजियांग ब्रिज। और यह ब्रिज है 565 मीटर ऊंचा। 565 मीटर ऊंचा, यानी कुतुब मीनार की 9 गुना ऊंचाई वाला, 1854 फीट। तो आपको बताना है, इससे पहले जो सबसे ऊंचा ब्रिज था वो था सीधू रिवर ब्रिज जो था हुबई के अंदर, और अब बन गया है बीपंजियांग ब्रिज। ये बीपंजियांग ब्रिज कहां पर बना है? दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज ये कहां पर बना है? ये भी बना है चाइना के अंदर। सो आंसर है चाइना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच में अब सीरीज होने वाली है और मैं अभी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, पाकिस्तान टीम के जो मैनेजर हैं, जो कोच हैं, उनको हटा दिया गया है। पाकिस्तान टीम के कोच को हटा दिया, वेस्ट इंडीज टीम के कोच को हटा दिया गया है। अब नए कोच आएंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज होने वाली है, तो आपको बताना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर, नया मैनेजर किसे बनाया गया है। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच जो एक क्रिकेट सीरीज होगी ये होगी संयुक्त अरब अमीरात में, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ये है पाकिस्तान के मशहूर बैट्समैन वसीम बारी। वसीम बारी। हिमाचल प्रदेश ने एक एमओयू साइन किया है सिंगापुर के साथ। सिंगापुर के साथ एक एमओयू साइन किया है। सिंगापुर इस राज्य में एक टाउनशिप बनाएगा। सिंगापुर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर एक टाउनशिप बनाएगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश ने किस कंट्री के साथ एक एमओयू साइन किया है, तो आंसर है सिंगापुर। लेकिन ये टाउनशिप कहाँ बनेगी? ये बनेगी जाथिया देवी में। जाथिया देवी। भारत ने एक डिफेंस एक्सरसाइज करी उत्तराखंड के अंदर, इसका नाम है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास 2016। ये एक्सरसाइज भारत ने किस देश के साथ की? उत्तराखंड के अंदर ये भारत ने किस देश के साथ की? ये भारत ने की यूएसए के साथ। इंडिया एंड यूएस। सो आप एक ऑप्शन यहां डाल सकते हैं, इंडिया यूएसए। इंडिया और मंगोलिया के बीच एक होती है नोमैडिक एलिफेंट। इंडिया, जापान और यूएसए के बीच होती है मालाबार एक्सरसाइज। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। मालाबार एक्सरसाइज है जो वास्तव में चाइना जिससे डरता है। इंडिया, जापान और यूएसए के बीच होती है मालाबार एक्सरसाइज इंडियन ओशन के अंदर। इंडिया और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट। तो आप मेरा डिफेंस वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन याद रखिए, युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ? इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में सिर्फ। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवेज ने अभी अभी मुरुगप्पा गोल्ड कप में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को हरा दिया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो कि एक महारत्न कंपनी है, उसे हरा दिया। आपको बताना है मुरुगप्पा गोल्ड कप कौन से खेल के लिए खेला जाता है? मुरुगप्पा गोल्ड कप जी, ये जीता इंडियन रेलवेज ने, इसने हराया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को। मुरुगप्पा गोल्ड कप खेला जाता है हॉकी में। सो आंसर है हॉकी। अभी अभी कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु इज द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान? कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं मिस्टर बाइखाटज़्यान सगिनतायेव। सो आंसर है बी। और जो हटे हैं, यानी प्रधानमंत्री जो इससे पहले थे, वो हैं करीम मसीमोव, जिन्हें अब सिक्योरिटी एनालिस्ट बना दिया गया है, सिक्योरिटी का चीफ बना दिया गया है, करीम मसीमोव। और जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं बाइखाटज़्यान सगिनतायेव। और यहाँ के जो राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने इन्हें शपथ दिलाई, उनका नाम है नूर सुल्तान नज़रबयेव। तो ये नाम थोड़े से कठिन है याद रखने, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री हैं बीएस और जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं एनएन। तो इस तरह के आप छोटे एक्रोनिम बना सकते हैं। दुनिया का सबसे पहला ऑपरेशन, आंखों का ऑपरेशन जो रोबोट ने किया, ये ऑपरेशन किया गया जॉन रेडक्लिफ हॉस्पिटल के अंदर। आपको बताना है ये दुनिया का सबसे पहला आंखों का हॉस्पिटल जो रोबोट ने किया, आंखों का ऑपरेशन जिसमें हुआ, ये जॉन रेडक्लिफ हॉस्पिटल के अंदर हुआ। कहाँ पर हुआ? किस देश के अंदर ये हुआ? जॉन रेडक्लिफ हॉस्पिटल कहाँ पर है? जॉन रेडक्लिफ हॉस्पिटल है यूनाइटेड किंगडम। सो द आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम में एक और बहुत फेमस सर्जरी का कॉलेज है स्कॉटलैंड के अंदर, रॉयल सर्जन्स कॉलेज ग्लासगो।
2016 इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे कहते हैं आईयूसीएन, आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस अभी अभी कौन से देश के अंदर हुई, कहां पर हुई? तो ये चारों ही जगह अमेरिका की हैं, चाहे हवाई, लुसियाना, टेक्सास और इलिनॉय। तो आपको बताना है अमेरिका में कहां पर हुई आईयूसीएन की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। ये हुई होनोलुलु, हवाई के अंदर, होनोलुलु, हवाई। अभी अभी एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है द गर्ल्स। इस किताब को किसने लिखा है, किस महिला लेखक ने लिखा है? द गर्ल्स। इस किताब को लिखा है एमा क्लाइन ने, एमा क्लाइन। अभी अभी एक धुआंधार बल्लेबाज हैं जिन्होंने किताब लिखी है सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। सिक्स मशीन आई डोंट, ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी किस खिलाड़ी की है? ये खिलाड़ी है क्रिस गेल। सुपर इंपॉर्टेंट। विदेश में पढ़ने वाले भारतीय स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है मदद। और अगर आपको याद हो, पिछले साल जो विदेश में भारतीय बूढ़े लोग रहते हैं उनकी मदद के लिए भी मदद नाम का ही प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था। आपको बताना है ये मदद प्लेटफॉर्म कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट की। ये है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। यूनाइटेड नेशंस चार्टर को अभी अभी कौन सी भारतीय भाषा में ट्रांसलेट किया गया है? यूनाइटेड नेशंस चार्टर को कौन सी भाषा में ट्रांसलेट किया गया है? ये ट्रांसलेट किया है डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने, और ये भाषा है संस्कृत। तो ये थे बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर वीक 2। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और मैंने इस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो उसका जवाब भी आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इंग्लिश में ये मैं वीडियो बहुत जल्दी आप तक लेकर आऊँगा।